ठीक है, अब देखो एकदम अलर्ट हो जाओ, सारी चीजें सॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, ओके, खाना खा के आया आज? इससे पूछ रहा हूँ, कल चीख रहा था ये। 2 तारीख को टेस्ट है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तक सारा आ रहा है मेरे टेस्ट के अंदर। ठीक है, हर टीचर से हेलो हेलो हेलो, अरे बुलाना किसी को, क्या हेलो हेलो, अब ठीक है क्या? हेलो, अब सही है यार? आवाज मुझे भी नहीं सही लग रही यहाँ। यहाँ से 1 मिनट जाओ बस, 1-2 क्लासों में सब चीज स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। उन्होंने टीचर वाला नहीं खोला। ठीक है, हाँ, करें स्टार्ट। कल मैंने बेसिक बताया था, बहुत बेसिक सा, कि रेस्पिरेशन होता क्या है। साउंड थोड़ी फट रही है, है? हाँ, कुछ आ रही है ना आवाज? फट रही है यार, मैं रोज पढ़ाता हूँ तो इतना तो आइडिया है कि साउंड में। हाँ नहीं, आवाज नहीं, वो ऑलरेडी और भी माइक जगह यूज किए हैं तो साउंड मतलब अपने आप समझ में आता कि क्या हो रहा है, थोड़ा लैग कर रहा है ऐसा लग रहा है ना? तो कल हमने बेसिक बताया था, बिल्कुल बेसिक, कि रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, उसमें बताया था कि एक ऐसी प्रोसेस है जो बॉडी के अंदर एनर्जी का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है। और एनर्जी की जरूरत हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजुआ हो, कोई भी हो, सबको एनर्जी चाहिए। खाना खा के आए हो ना? हाँ, तो एनर्जी चाहिए पूरी, समझ रहे हो? तो एनर्जी के लिए अगर खाना नहीं खाए हो तो समझ लो तुम रेस्पिरेशन नहीं कर रहे। ठीक है, और रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रीथिंग, समझ रहे हो? ऑक्सीजन को लेना है, निकालना है, ये आपको यहां क्लास में करना है। ठीक है, जिससे कि एनर्जी मेंटेन रहे। यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा बोल। वायरस जब, हाँ हाँ, देखो वायरस रेस्पिरेशन नहीं करता, वायरस इज अ डेड पार्टिकल, उसके पास रेस्पिरेटरी कोई ऑर्गन या कोई सिस्टम नहीं होता। आप समझ रहे हो? इट इज अ डेड, ये यहां भी वायरस पड़ा हुआ है। वायरस इज अ भूत। ठीक है भाई, भूत एक आत्मा है, समझ रहे हो? जब तक भूत हवा में है, उसको कोई जरूरत है किसी चीज की? किसी बॉडी में एंटर कर गया, अब अब जरूरत है। ठीक है, एंटर करने के बाद वो सेल को ही यूज करेगा। कैसे यूज करेगा? अपने डीएनए को सेल के डीएनए से जोड़ देगा, जब दोनों डीएनए मिल जाएंगे तो डीएनए से प्रोटीन बनेगी। तो मतलब वायरस नहीं रहा ना, वो तो वो सेल का पार्ट बन गया। आप समझ रहे हो ना? अब तो साउंड ठीक है, पहले से बेटर है ना? हाँ, अभी भी सही नहीं है पर पहले से बेटर है। सही नहीं है अभी भी, साउंड एकदम क्लियर आनी चाहिए, एकदम ऐसा लग रहा है डब्बा सा बज रहा है कुछ। हाँ, क्लास के बाद कर देना, क्लास के बाद करेंगे। ठीक है, अभी चलो। ठीक है, जैसे इसने पूछा कि सर वायरस क्या रेस्पिरेशन करता है? बैक्टीरिया करता है, वायरस नहीं करता, क्योंकि वायरस इज अ डेड पार्टिकल। पता ना, यहाँ वायरस कहीं भी हो सकता है, यहाँ पड़ा हुआ है वायरस। जब तक उसे लिविंग सेल नहीं मिलेगी तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। और लिविंग सेल का मतलब है वो अपने डीएनए को लिविंग सेल के डीएनए से जोड़ देता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अपने डीएनए को लिविंग सेल के डीएनए से जोड़ देगा, फिर लिविंग सेल जो अपना काम करेगी, साथ में उसकी डीएनए की प्रोटीन भी बना देगी। अपने आप वायरस क्या करेगा? उसकी प्रोजेनी बनती चली जाएगी। यानी वायरस का अस्तित्व तो यहां खत्म हो गया, अब उसकी नई प्रोजेनी बनेगी उस लिविंग सेल के अंदर, लिविंग सेल की मैकेनरी मतलब प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम को यूज करके। समझते हो ना ये वाली बात? हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना, अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो सभी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले बोला ना ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्लियर है? चलो, फिर मैंने बताया अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस की बात की थी, फिजिकल प्रोसेस का मेन पर्पस क्या है? एटमॉस्फेयर से जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन सेल के पास पहुंचाना, सेल से जो CO2 बन रही है उसको वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देना, बस ये पर्पस होता है किसका? फिजिकल प्रोसेस का। फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, क्योंकि इट इज अ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब जैसे कॉकरोच के केस में मैंने बात की थी, वहां ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे फिश के केस में देख लो तो वहां पर गिल्स देखने को मिल जाएंगे।
जैसे हमारे केस में देखो लंग्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ शुरू के जो एनिमल थे, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, बॉडी सरफेस से ही हो रहा है, आप समझ रहे हो। अगर फ्रॉक की बात करते हैं तो बुक्कोफेरेंजियल भी कर लेता है बकल कैविटी से, यानी यहां पर वेरिएशन, भिन्नताएं देखने को मिल रही हैं, बट केमिकल प्रोसेस सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। कोई डाउट? क्योंकि वहां सेल के अंदर की प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे, जिसके अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे, आप समझ रहे हो, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन कर रहे हैं ग्लूकोज का, फैट का, प्रोटीन का, आप समझ रहे हो ना, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। आप समझ रहे हो ना, फैट डायरेक्टली नहीं टूटता, फैट लिपिड में कन्वर्ट होता है फिर टूटता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होती है फिर टूटती है, ठीक है। तो यहां पर आपको अंतर देखने को मिलेगा और केमिकल प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन बताया था मैंने, कैसा बताया था? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं बताया था, क्लियर है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो पहले ही बोल दूं, टेस्ट ट्यूब में अगर आप ग्लूकोज डाल करके जला दो, बर्न कर दो, डायरेक्ट ब्रेकडाउन, समझ गए ना। उस ग्लूकोज को निकाल करके किसी लिविंग सेल के अंदर डाल दो तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं होगा। लिविंग सेल के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे, यानी ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, जिसमें बहुत सारे एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाकर के वो चीज ब्रेक होती है, समझ रहे हो। तुम्हें से एक जरा हाथ उठाओ, इस बार 500 प्लस कितनों के मार्क्स थे? 500 प्लस? एक, दो, दो तीन बच्चे थे, वो ढूंढ रहा हूं कहां गए। हाँ एक जी, ठीक है। किस बैच में? बस ये देख रहा था मैं, ठीक है। हाँ उसमें है इसका मतलब, चलो ठीक है। 1 2 3 और 400 प्लस कितनों के थे? ठीक है, इधर से कितने हटाया? 400 प्लस, तो 3, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो बस एक बार मतलब दिमाग में आ जाए कौन कौन से बच्चे क्या कर रहे हैं, कहां पर है, किसने। अब देखो, ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2-3 क्लास थोड़े थोड़े स्लो चलेंगे, ठीक है। 550 वालों को लगेगा यार ये क्या धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक बार हो सकता है जब तुम्हारे टेस्ट थोड़े से हो जाएं, तो कुछ जिन बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, हो सकता है, पक्का नहीं है, तो उनको कुछ एडिशनल और देंगे सबको, पर उनको थोड़ा डंडा ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा स्पीड अप कुछ हो सकता है उनके संग, कुछ स्पीड अप वाला कोई चीज मतलब करा सकते हैं एक अलग से, ठीक है। पर वो होगा सबके, मिलेगा सबको, उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा, और सब लोग झेल सकते हैं तो झेलने, मतलब उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रेशर नहीं होगा किसी और बच्चे पर। और बच्चों को सिलेक्शन कराना है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा अगर कर सकते हैं, दम है, हाँ तो थोड़ा सा मतलब वो हर किसी को धक्का नहीं देंगे, समझ रहे हो। नहीं झेल पाया तो उल्टा रिप्रेशन हो जाएगा ना उसका। हैवी डोज है, हैवी डोज हर कॉमन थोड़ी ना किसी की बॉडी दी जाएगी, बॉडी नहीं झेली, और किसी की बॉडी बहुत तंदुरुस्त है वो झेल जाएगी शायद, तो इसलिए बॉडी के हिसाब से, यानी के हिसाब से कुछ चीजें कर सकते हैं मिड सेशन में। तो टेस्ट सारे लोग देना, ईमानदारी से देना, नकल कोई नहीं करेगा, अपना 100% देना, चाहे तुम्हारे मार्क्स 550 आ रहे हो या 350 या 250 आ रहे हो, टेस्ट सारे देंगे, ठीक है। और टेस्ट के बाद अगर टीचर इग्नोर करता है, पर तुम इग्नोर करने मत देना, कोई भी टीचर हो, चाहे इंक्लूडिंग मी, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं एनालिसिस नहीं कर पा रहा, तुम्हें लग रहा है कि मुझे टीचर की सपोर्ट चाहिए, पकड़ के बिठा लेना। नहीं आया क्या? हाँ सर इसकी एनालिसिस कर दो, ठीक है, मतलब क्या अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर तुम्हें लग रहा है ऐसा। वैसे तो एनालिसिस मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें लग रहा है तो बिठा लेना, पर अगले टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस बढ़ानी है, ठीक है। चलो वापस आ रहे हैं, कल मैंने इतना करा दिया था आपको, बता दूं मैं, उसको मैंने स्लाइड ऐड कर दी है एक बेसिक सी। कैसे होगा? कौन सा? ये पीसी, ये ना, हाँ ठीक है। अच्छा ये स्टार की वजह से गड़बड़ हुआ, देखो इतना मैंने कल करा दिया था। मैं बता दूं आपको कि रेस्पिरेशन होता क्या है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है, स्लाइड ऐड कर दी है मैंने वाली, ठीक है। ये समझ में आ गया था, ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया था, सेल के अंदर क्या हो रहा है समझ में आ गया था, यहां तक तो कोई डाउट था नहीं। फिर मैंने केमिकल प्रोसेस, क्या बेटा? अरे लोग फिर से बता देते हैं, ऐसी क्या बात है। कल हमने इतनी सी बात की थी, दिख रहा है ना, हाँ कल हमने इतनी सी बात की थी कि एक इंसान है,
वातावरण से ऑक्सीजन, एयर ले रहा है, एयर निकाल रहा है। एयर लेते हो, एयर निकालते हो, ऑक्सीजन नहीं लेते, ये समझाया था पहले मैंने। फिर मैंने बताया था भाई एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है और नाइट्रोजन भी है, समझ लो, पर नाइट्रोजन का कोई हमारी बॉडी में रोल नहीं है। अब एयर जब आती है और जाती है, लेने की प्रक्रिया को हम इंस्पायरेशन और निकालने की प्रक्रिया को हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। कोई डाउट? और इस मैकेनिज्म को हम ब्रीथिंग या वेंटिलेशन बोलते हैं, यानी खिड़की खोल, एयर को आने दे और एयर को जाने दे, यानी वेंटिलेशन होने दे। कॉमनली हम रूटीन टर्म यूज करते हैं ये वाला। तो ये हो क्या रहा है, वेंटिलेशन या ब्रीथिंग हो रहा है। वेंटिलेशन या ब्रीथिंग रेस्पायरेशन का ही भाग है, समझ में आ गया? अब जब एयर अंदर आती है तो एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन विसरित या डिफ्यूज होकर के ब्लड में जाती है, और CO2 ब्लड से कहां आती है, वापस लंग्स में आती है। तो CO2 और ऑक्सीजन का क्या चल रहा है यहां पर, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। कोई डाउट? तो ये हो रहा है, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लंग्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, बाहरी स्तर पर हो रहा है, इसलिए इसको एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। यहां तक कोई डाउट? चलो, अब यहां के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा हार्ट के थ्रू, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है बीच में। तो ट्रांसपोर्ट कहां होगा, टिश्यू के पास, टिश्यू से वापस लंग्स, टिश्यू, टिश्यू के वापस लंग्स, ठीक है। अब टिश्यू के पास जो ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन कहां जाएगी, टिश्यू के अंदर, CO2 वापस ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर, CO2 वापस ब्लड के अंदर। अगेन क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट इस बार एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस के बीच में हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो भाई अंदर के लेवल पर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें अगर मैं यहां सारी प्रोसेस की बात करता हूं इंटरनल रेस्पिरेशन तक, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। जब सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेल के अंदर देखोगे तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है डिफरेंट इनडायरेक्ट कह सकते हो मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू, लाइक ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एटसेट्रा। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है, CO2 बन रही है, ये वापस जा रही है। आप समझ गए, ये केमिकल प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है। फिजिकल प्रोसेस में अंतर देखने को मिलता है, किसके पास किस टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये अंतर होता है। यहां तक कोई डाउट क्लियर है ना बेटा? हाँ। अब इसके बाद हमने बात की केमिकल प्रोसेस को, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा हिंट दी है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि ये आएगा भी बॉटनी का एक चैप्टर आएगा सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें डिटेल्ड है। यहां एक डेफिनेशन लिख दी है, क्योंकि एनसीईआरटी के पहले पैरा में डेफिनेशन दे रखी है। कल से सारे लोग एनसीईआरटी कंपलसरी लाएंगे। मेरे हर लेक्चर के एंड में एनसीईआरटी और कुछ क्वेश्चंस ऑलवेज होंगे। आज मैंने नहीं करा रहा हूं क्योंकि आज में बताने था मुझे, ठीक है, तो कितने बच्चे भी होंगे। कल से लास्ट में एनसीईआरटी की पिक्स भी होंगी इसके अंदर। मैं एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन भी कराऊंगा, ठीक है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा हर क्लास के बाद, हर क्लास के बाद। समझ गए? डीपीपी तुम्हें फिजिकल फॉर्म में मिल जाएंगी, वो तुम्हें करनी है। अगर मैं ग्रुप तुम्हारा बन गया होगा ना, एक ग्रुप, हाँ, उस ग्रुप में मुझे कुछ क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो उनकी मैं पीडीएफ डाला करूंगा, वो जब भी तुम्हें टाइम हुआ करे वो तुम करते रहा करना। समझ गए? एक एडिशनल जो मुझे कुछ ढूंढने में बढ़िया लग गया, कंसेप्चुअल और एनसीईआरटी लाइन से रिलेटेड है, मुझे बच्चों को करना चाहिए, तो मैं उनकी एक पीडीएफ बनाता जाऊंगा साथ में पैरेलल। ठीक है, वो एक अलग से एडिशनल जो मेरा मतलब जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, ठीक है, तो वो कभी टाइम मिला करे तो अपने कभी बैठे हो कर लिया आपने। समझ गए ना? हाँ, एनसीईआरटी कल से कंपलसरी है। आज नहीं लाए कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए आज मैंने स्नैप नहीं ऐड किया, कल से मैं ऐड करूंगा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, उस पर भी मास्टरी करनी है। ठीक है, चलो अब मैं बात कर रहा हूं, यहां पर एनसीईआरटी के पहले पैरा की लाइन दे रखी है इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ग्लूकोज, फैट या प्रोटीन, तो फैट नहीं टूटता है, लिपिड टूटता है। ठीक है, फैट मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, प्रोटीन नहीं टूटता, प्रोटीन अमाइनो एसिड में डाइजेस्टिव सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, कल समझाया था, तब टूटता है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, CO2H2 एनर्जी बन रही है, यही मेन प्रोसेस है। समझ रहे हो? ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंस में भी हो सकता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर टूटेगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा बनेगी, एब्सेंस में टूटेगा तो एनर्जी कम बनेगी। बस इतनी सी बात है, कल थोड़ा मैंने ऐसे समझा दिया था, एक रिएक्शन भी लिख दी थी जो हम बॉटनी में लिखाते हैं, यहां जरूरत नहीं थी, यहां तो मुझे एक ओवरव्यू देना था कि एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है। एरोबिक
मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में फूड का ऑक्सीकरण, टूटना। एनारोबिक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में फूड का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, टूटना। आए समझ में आया? ये अंतर होता है। एरोबिक होगा, ऑक्सीजन होगी, आग लगेगी, ज्यादा एटीपी बनेगी, 38 एटीपी। हाँ, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो धुआं ही धुआं निकलेगा, ओनली 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? सेट है ब्रेन में एकदम? ठीक है, देखो हेजिटेट मत करना, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं सबसे, समझ रहे हो? तुमसे तो खैर टेंशन नहीं है, जो नए बच्चे हैं उनसे, समझ रहे हो? समझे? तुझसे भी टेंशन नहीं है, तू तो चीख चीख के बोलेगा नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे बोलना चाहिए बेटा, नहीं आया, समझ में ना आया तो बताते जाना, है ना? और कोई शर्म अरम टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं आया नहीं आया भाई, आता तो यहां क्यों होते? बस सिंपल ये। अब यहां से चालू करते हैं अगला पैरा। अब बात करते हैं डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर रहा हूं, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं, कॉकरोच के अंदर ट्रैकिया होते हैं, फिश के अंदर गिल्स होते हैं। भाई ऐसा क्यों, किसके आधार पर नेचर ने, प्रकृति ने इनको बनाया? भाई फिश के अंदर गिल्स ही क्यों बनाए, लंग्स क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वो पानी में रहती है, मछली जल की रानी है, सिंपल सी बात। पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगी, इसका मतलब उसको गिल्स ही चाहिए, यानी कहीं ना कहीं जरूरत है उसके हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब वो कहां रहती है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई स्टार्टिंग के जो एनिमल थे उनमें भाई क्या होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे बॉडी के अंदर परिवर्तन होते गए, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आते गए, साथ में उनका वातावरण, किस वातावरण में वो रहते थे, इन दो चीजों के आधार पर उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भी परिवर्तन होते गए। तो आपसे ये क्वेश्चन नीट में पूछा नहीं गया अब तक, बिल्कुल एकदम मतलब न्यू क्वेश्चन होगा जो आएगा एनसीईआरटी की लाइन से, कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, उनका बनना या उनमें भिन्नताएं, डिफरेंशिएशन किस पर आधारित है? दो चीजें बोलोगे, दो ऑप्शन होंगे, एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा, समझ में आ गया? हैबिटेट का मतलब समझते हो ना? नहीं हो समझते हो पूछो, 10 बार पूछो। हाँ बेटा, हाँ फिर से बता देता हूं। हैबिटेट का मतलब होता है आप किस वातावरण में रहते हो, पानी में रहते हो, ठीक है, हवा में रहते हो, धरती के अंदर रहते हो, आप समझ रहे हो? जहां पानी कम है वहां रहते हो, आप समझ रहे हो? आपका हैबिटेट क्या है, किस एटमॉस्फेयर में रहते हो, ये तो है हैबिटेट। और दूसरा होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझते हो ना? हाँ, तो इन दो चीजों के आधार पर नेचर ने डिफरेंट एनिमल के अंदर अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाए। जैसे कुछ एग्जांपल, एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल की डिस्कस की है, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस कहां देखने को मिलेगा? बॉडी सरफेस से, ठीक है? रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से कहां देखने को मिलेगा? एग्जांपल बताता हूं अभी मैं, ठीक है? जैसे मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल, अभी मैं पूछूंगा तुमसे। जैसे मॉइस्ट स्किन भी पूछ सकता है, एनसीईआरटी दोनों टर्म यूज किए हैं, मॉइस्ट स्किन ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है? जैसे वो तुमसे गिल्स भी पूछ सकता है, गिल्स कहां देखने को मिलते हैं, क्यों देखने को मिलते हैं? जैसे तुमसे ट्रैकिया भी पूछ सकता है, ट्रैकिया, ठीक है? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। जैसे नेटवर्क ऑफ टिब्यूल होते हैं, ठीक है? जैसे और बताओ जरा, और कौन सा? ब्रैंकियल तो उसको बोलेंगे, उस गिल्स को बोलेंगे। और लंग्स ही बचे ना? हाँ, लंग्स। एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, बोल रहे थोड़ा सा एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा चेंज कर रहे हैं पहले से, अब थोड़ा स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी, ठीक है? बुक लंग्स मैं बता दूंगा वहां पर जहां पर दे रखे हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इस तरीके से, समझ रहे हो? अब एनसीईआरटी बोलती है बॉडी सरफेस से वही एनिमल करेगा जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपल टाइप का था,
सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में पानी में भी रहते थे, जैसे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ठीक है, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज। यानी कह सकते हो पॉरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थीज तक चारों कनेक्टिंग जो समझ रहे हो सीक्वेंस देखी जाए, इन सब के अंदर बॉडी सरफेस से ही होता है। समझ रहे हो? अब आपके दिमाग में सर प्लेटीहेल्मिन्थीज तो अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है, उनमें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, और एनसीईआरटी ने उसका जिक्र भी किया है, प्लेनेरिया। एनसीईआरटी ने लिख रखा है प्लेनेरिया, जब नहीं प्लेनेरिया को, हाँ वो पूछ सकते हैं वो, क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखा है प्लेनेरिया, जो फ्री लिविंग होता है, और जो फ्री लिविंग है तो बॉडी सरफेस यूज करेगा। कोई डाउट? जो हमारे अंदर रहता है, हाँ बेटा बोल, बताऊंगा, मैं वहीं आ रहा हूं, ठीक है। जो बॉडी के अंदर रहेगा तो अंदर गट के अंदर ऑक्सीजन तो होगी नहीं, लंग्स में होती है ऑक्सीजन, ठीक है। बच्चों को लगता है हम ऑक्सीजन गट में लेके जा रहे हैं, गट में लेके नहीं जा रहे हो, लंग्स में लेके जा रहे हो, माउथ से लेके जा रहे हो पर लंग्स में लेके जा रहे हो, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। चलो अब एक एक करके चल रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं बॉडी सरफेस, तो समझ में आ गया, पॉरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थीज सब के अंदर। तो एक एग्जांपल लिख सकते हो उसके, अगर एग्जांपल पूछेगा तो आप लिखोगे पॉरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थीज, पॉरीफेरा टू कहां तक? प्लेटीहेल्मिन्थीज। हाँ बेटा, ना उसी में ऐड कर दो, अभी पहले पुराने वाले लिख लो तो ज्यादा अच्छा है। कुछ चीजें मैं थोड़ा इस बार नीट का जो पैटर्न हुआ है ना, उसको थोड़ा फॉलो करूंगा मैं, बिल्कुल एनसीईआरटी पर ही आ रहा हूं, और जहां कंसेप्ट है वो मैं ऐड करूंगा, कंसेप्ट छोड़ना नहीं पड़ेगा। और मैं थोड़ा सा इस बार एनसीईआरटी बहुत ज्यादा फोकस कराऊंगा, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा, कंसेप्ट तो सारे वही है, कंसेप्ट थोड़ा चेंज होते हैं, पर थोड़ा सा एनसीईआरटी को लाइनें फॉलो की है। वो तेरी इच्छा है, बैठेगी तो लिख लियो, नहीं बैठी है तो खोल के ऐड कर लियो। मॉइस्ट क्यूटिकल, देखो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल कहां गया बेटा, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी सरफेस को डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर पाते, आप समझ रहे हो? तो वो एक तरीके से प्रोटीन्स बनाते हैं कुछ अपनी बॉडी सरफेस पर, जो एटमॉस्फेयर से नमी को अवशोषित एब्जॉर्व कर लेती है, समझना, और क्यूटिकल उसके अंदर होती है, ठीक है। इसलिए इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोल सकते हो, जिसमें क्यूटिकल का इन्वॉल्वमेंट हो, आप समझ रहे हो? तो ये खास तरीके का तरीका है, समझो कि कुछ एनिमल क्यूटिकल यूज करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, कोई अपनी सिर्फ स्किन को ही यूज करते हैं, सिंपल स्किन को, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग है, आप समझना, फ्रॉग अपनी मॉइस्ट स्किन को यूज करता है, आप समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? उसकी स्किन के ऊपर क्यूटिकल नहीं होती, पर स्किन को यूज करता है, मॉइस्चराइज होती है, नमी युक्त होती है, ठीक है। और एनसीईआरटी ने मॉइस्ट क्यूटिकल का एग्जांपल एक ही दे रखा है, अर्थवॉर्म। और तुम्हारे जमाने में तो नहीं, मतलब यूपी बोर्ड में एक किताब चलती थी, रमेश गुप्ता, बहुत मोटी किताब होती थी, ठीक है, उसमें पूरा एक्सपेरिमेंट था कि अर्थवॉर्म के ऊपर अगर अल्कोहल की ड्रॉप डालोगे तो क्या होगा, एस्फेक्सेशन, दम घुटने से वो मर जाएगा, क्योंकि अल्कोहल उसकी मॉइस्ट क्यूटिकल को उड़ा देता है, जिसके से वो ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा, मतलब सांस नहीं ले पाएगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, समझ रहे हो? क्योंकि अल्कोहल ड्राई कर देता है स्किन को, जानते हो ना, नमी को उड़ा देता है, इसलिए उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए मॉइस्ट क्यूटिकल का होना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी ने सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रखा है मॉइस्ट क्यूटिकल में, क्या? अर्थवॉर्म। अब फ्रॉग कहां दे रखा है? मॉइस्ट स्किन। एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल दे रखे हैं मॉइस्ट स्किन के, एक तो दे रखा है इन्होंने फ्रॉग, एक और दे रखा है कुछ, क्या नहीं, फ्रॉग ही दे रखा है, एम्फीबियम में फ्रॉग दे रखा है, ठीक है। सबसे नीचे वाली लाइन दे रखी है, तो दो तरीके से पूछा जा सकता है, मॉइस्ट स्किन भी पूछ सकता है, मॉइस्ट क्यूटिकल भी पूछ सकता है, तो मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनों को डिकोड करूंगा, ठीक है। अब यहां आपको याद रखना क्या, एम्फीबिया, एम्फीबिया, इसमें फ्रॉग, एडल्ट, एडल्ट फ्रॉग, एडल्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो लार्वा होता है उसमें गिल्स होते हैं, ठीक है, लार्वा के अंदर गिल्स होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे गिल्स की बात करेंगे तो एम्फीबिया लार्वा, हाँ बेटा, अब बता कौन था, हाँ
क्यूटिकल, क्यूटिकल एक लेयर होती है जो एनिमल क्यूटिकल के थ्रू अपना रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, उसको क्यूटिनियस रेस्पिरेशन करते हैं। जो स्किन जिनमें क्यूटिकल नहीं है, अपनी स्किन को यूज कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, इसको मॉइस्ट स्किन कह सकते हो। मॉइस्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर नमी नहीं होगी इनके अंदर, मॉइस्ट का मतलब होता है मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब होता है हिंदी में नमी, आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता युक्त होना चाहिए तभी एक्सचेंज पॉसिबल है। ड्राई स्किन या ड्राई क्यूटिकल से एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल नहीं है। सिंपल, हर चीज को सिंपल करो, समझ रहे हो, कुछ टिपिकल चीजें नहीं है। बॉडी सरफेस का मतलब है जैसे पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा में ना तो क्यूटिकल होती है, पॉरीफेरा में ना वो स्किन होती है, स्किन तो एनिमल्स के अंदर होगी, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो उसके लिए ना क्यूटिकल यूज कर सकते हैं ना आप स्किन यूज कर सकते हैं। बॉडी सरफेस से मिलने वाली कुछ सेल्स होते हैं पिनेकोसाइट, उनसे आप समझ रहे हो, उनसे क्या कर ले रहे हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर ले रहे हैं। सिलिंट्रेटा में भी सेम यही हो रहा है, समझ गए ना, क्योंकि वहां आप स्किन टर्म यूज नहीं कर सकते, क्यूटिकल टर्म यूज नहीं कर सकते, तो टर्म्स हैं, ठीक है, कहीं क्यूटिकल है कहीं स्किन है जो मॉइस्चराइज होती हैं, और कहीं बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस एक कॉमन टर्म है, समझ गए ना मेरी बात। तो एनसीईआरटी भी डिकोड करनी है और समझनी भी है, दोनों चीजें करनी है। अच्छा, गिल्स एम्फीबिया का अगर लार्वा पूछे आपसे, लार्वा, लार्वा ऑफ फ्रॉग, टैडपोल बोलते हैं इसको, तो गिल्स होते हैं इसके पास। लार्वा टोटली पानी में रहता है, लार्वा के पास गिल्स होते हैं, लार्वा अपना जो रेस्पिरेशन है गिल्स के थ्रू करता है, लाइक फिश, समझ गए ना। तो अगला एग्जांपल क्या लिखोगे, फिश लिखोगे, ठीक है, फिश के अंदर गिल्स होते हैं, आप जानते हो, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्थोपोड, या एनसीईआरटी, एक्वेटिक का मतलब अगर पानी में रह रहा है, ऑर्थोपोडा, ऑर्थो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब उसके अपेंडेजेस मतलब लैग्स, तो एक्वेटिक, अच्छा और जरा बताओ। हाँ, एनसीईआरटी में देखो मोलस्कस में कंडीशंस हैं, जो एक्वेटिक मोलस्कस हैं, एक्वेटिक समझते हो, जो पानी में रह रहे हैं, ठीक है, एक्वेटिक हैं, उनके पास गिल्स होते हैं, डायग्राम में भी बना के दिखाऊंगा मैं, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स एंड मोलस्कस कर देता हूं मैं, है ना, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, इतना याद रहेगा आपको। अब हाँ बेटा, एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज टोटली एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो बॉडी सरफेस को यूज ही नहीं करते, जैसे एस्केरिस अपनी आंतों में होते हैं, समझ गए ना मेरी बात, वो एक्सचेंज गैसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करती। एस्केरिस लिखा था, नहीं एस्केरिस, अच्छा मैंने ये लिखाया था, एसके अल्मंथीज एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, पर गट में रहते हैं, गट में उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अगर वो यूज करेंगे, कुछ एग्जांपल जो फ्री लिविंग की है, जैसे सिस्टोसोमा कुछ करके एक एग्जांपल है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बीएससी एमएससी में पढ़ते हो, अगर वैसा एग्जांपल कोई मतलब तुम्हारे में नहीं आएगा, ठीक है, तो आप कह सकते हो बॉडी सरफेस यूज कर रहा है। जैसे अगर प्लेटियलमंथीज में बात करते हैं, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया पर दे रखा है इन्होंने, या नहीं दे रखा, आगे जब प्लेटी पढ़ोगे वहां प्लेनेरिया दे रखा है, जब आप एसके पढ़ोगे एस्केलमेंथीज तो वहां पर उन्होंने सिस्टोसोमा या और उसके एग्जांपल नहीं दे रखे, आप समझ रहे हो, एक एस्केरिस दे रखा है, एक हुकबॉम दे रखा है, और नहीं राउंडबॉम एस्केरिस ही हो गया, और कुछ एक एग्जांपल और दे रखा है, ठीक है, दो एग्जांपल तो याद है, ये समझ गए ना मेरी बात। तो हाँ कौन सा, लिवर फ्लू, समझ रहे हो, वो अपने अंदर होता नहीं है, लिवर फ्लूक होता है इसके अंदर, गोट और सीप के अंदर, समझ गए। तो हाँ, इसलिए अब तो मतलब थोड़ा सा अंतर किया है मैंने, बिल्कुल एनसीईआरटी पर आ गया हूं, अब एडिशनल एग्जांपल भी हटा दिए, अब बिल्कुल एनसीईआरटी पर जहां मुझे लगेगा ये कंसेप्ट पूछा जा सकता है, कंसेप्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइनों को डिकोड कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। अब बात आती है ट्रैकियल, ट्रैकिया, अभी मैं कॉकरोच पढ़ाऊंगा, ठीक है, कॉकरोच में थोड़ा बना के भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। अगर देखोगे ना तो इस तरीके से, मान लो कॉकरोच है, जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूं, उसकी पूरी बॉडी इस तरीके से सेगमेंटेड होती है, खंडों में विभाजित होती है, सेगमेंटेड। अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो इसकी बॉडी पर इस तरीके से होल्स होते हैं बाहर, प्लूरल प्लेट के ऊपर, और इनके अंदर भी इस तरीके से ट्यूब्स देखने को मिलते हैं जो आगे जाकर छोटी छोटी ब्रांचों में टूट जाते हैं, इनको ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया। और ट्रैकिया
इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। ट्रैकिया क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क हैं जो ऑक्सीजन को डायरेक्ट बाहर से बॉडी के अंदर लेकर के जा रहे हैं। तो जहां पर ट्रैकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, आप समझ रहे हो, ट्रैकिया का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, ट्रैकियल रेस्पिरेशन को हम टर्म क्या यूज करते हैं? अच्छा, एक दो चीजें और ऐड करनी थी इसके अंदर, एक मिनट रुको, शिफ्ट कर सकते नहीं कर सकते? नहीं नहीं, इसमें कुछ इस तरीके से है, ये नहीं होगा, है ना, इसको नहीं होगा। एक मिनट रुको, अगर मैं तुमसे कहूं मॉइस्ट क्यूटिकली एक टर्म, क्योंकि अब इस बार क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी पर भी पूछेगा, इसको बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ऐसे पूछ सकता है वो। जैसे मॉइस्ट स्किन टर्म लिखा था ना, मॉइस्ट स्किन, स्किन के लिए तो यही लिखेंगे। हाँ हाँ, ठीक। मॉइस्ट का मतलब होता है नमी, ठीक है। क्यूटिकल एक लेयर होती है, स्किन, ये हमारी ये स्किन है, हर किसी के पास स्किन नहीं होती, ठीक है। कॉर्डेटा में आकर के स्किन बनी थी, नॉन कॉर्डेटा में स्किन नहीं होती, ठीक है। नॉर्मल स्किन डेड होती है, ठीक है। इसलिए फ्रॉग क्या करता है, कहीं कहीं उसकी स्किन इस तरीके से होती है जो ब्लड के बहुत नजदीक संपर्क में होती है और मॉइस्चराइज होती है। कभी अगर फ्रॉग पकड़ाओ, स्लिपरी स्लिपरी होता है, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर। तो मॉइस्ट का मतलब होता है नमी, क्यूटिकल अलग चीज होती है और स्किन अलग चीज होती है, पर दोनों नमी युक्त होने चाहिए, तभी ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर। मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन कहां लिखाया था हमने? एम्फीबियन, ठीक है, समझ जाना थोड़ा सा, है ना, एम्फीबियन की बात चल रही है। नंबर 4 पर हमने क्या लिखा था? गिल्स। गिल्स के लिए एक टर्म यूज करते हैं, क्या करते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल, क्योंकि एनसीईआरटी ने टर्म दे रखा है ब्रैंकियल, क्वेश्चन हमेशा पूछेगा ब्रैंकियल और कंफ्यूज कर जाओगे, तो ध्यान रखना, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अगर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन की बात चल रही है तो समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं हम? गिल्स की बात कर रहे हैं। तो गिल्स कहां देखने को मिलेंगे आपको? गिल्स देखने को मिलेंगे एम्फीबिया, ठीक है, फिश, एक्वेटिक, ऑर्थोपोडा। अब नंबर, इसके बाद हमने किसकी बात की थी? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल की बात की थी हमने, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल में क्या आ जाएगा? ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहां देखने को मिलेगा? एक ही एग्जांपल दे रखा है, कॉकरोच। अच्छा, और नंबर 6 पर, अच्छा एक टर्म और आता है गिल्स के लिए, एक टर्म, तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन टर्म यूज करोगे, एक टर्म और यूज करोगे, दो टर्म आते हैं। जब बैग आ जाए, बैग, बैग का मतलब एल्वुलाई की बात कर रहे हैं, जब स्ट्रक्चर आ जाए तो गिल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टर्म और यूज करो उसके लिए। नेटवर्क को थोड़ा सा हटा रहा हूं अभी मैं, एक मिनट बस, इसको कुछ चीजें ऐड कर दें जो पूछी जा सकती हैं। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोल सकते हो, या ठीक है, स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर, या वेस्कुलर स्ट्रक्चर, वेस्कुलर स्ट्रक्चर। स्पेशल भी लगा सकते हो। स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा अगर पूछे वो तुमसे, नहीं एक और रह गया अभी, ट्रैकियल रह गया, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को ट्रैकियल बोलेंगे। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, क्या बोलेंगे इसको? ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन।
ठीक है, कहां देखने को मिलेगा? कॉकरोच। अच्छा, एक लास्ट बचा, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन। अच्छा, लंग्स के लिए क्या टर्म यूज करेंगे? पल्मोनरी। लंग्स से यूज कर रहे हैं तो पल्मोनरी, बिल्कुल सही। पल्मोनरी मतलब लंग्स होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसके लिए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए बैग है। वेस्कुलराइज्ड बैग। बैग आ गया मतलब एल्विलाई की बात चल रही है। वैक्स, ठीक है। कहां देखने को मिलेगा? एम्फीबिया से कॉर्डेटा सब के अंदर। एम्फीबिया टू कॉर्डेटा सब के अंदर, कॉर्डेटा तक सब के अंदर। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, सबसे पहले पूछेगा बॉडी सरफेस, पॉरीफेरा से लेकर के प्लैटियल मंथी सभी के अंदर एनसीईआरटी में यहां तक दे रखा है, प्लेनेरिया इंक्लूड कर रखा है। मॉइस्ट क्यूटिकल पूछेगा, इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। एम्फीबिया, एडल्ट फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग, ठीक है, एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है। अगला दे रखा है मॉइस्ट स्किन, सॉरी अर्थवॉर्म, आगे पीछे हो गया, ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल अर्थवॉर्म सामने दे रखा है। मॉइस्ट स्किन पूछेगा तो आपको याद रखना है एम्फीबिया, एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। मॉइस्ट स्किन पूछेगा तो ध्यान रखना है एम्फीबिया या एडल्ट फ्रॉग। और गिल्स पूछेगा तो एम्फीबिया के अंदर लार्वा ध्यान रखना है, ठीक है, लार्वा ऑफ फ्रॉग। फिश ध्यान रखनी है, एक्वेटिक ऑर्थोपोड और एक्वेटिक मोलस्कस, यानी एक्वेटिक लगा है तो गिल्स ही होगा, सोचना ही नहीं है, ठीक है। गिल्स के लिए एक टर्म यूज करते हैं ब्रैंकियल या स्पेशल वेस्कुलराइज्ड बैग या वेस्कुलर बैग, सॉरी वेस्कुलर स्ट्रक्चर, उल्टा ही बोल रहा हूं, ठीक है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर। और जब बैग आ जाए तो बैग का मतलब है थैलों की बात कर रहा है और छोटे पैकेट्स की बात कर रहा है। पैकेट कहां होते हैं? हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। यहां तक आई? चलो एकदम क्लियर है। और नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल की बात कर रहा है, ट्रेकियल रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। लंग्स का मतलब है पल्मोनरी, क्योंकि पल्मोनरी टर्म लंग्स के लिए यूज करते हैं और लंग्स यूज हो रहे हैं तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो एक तरीके से वेस्कुलराइज्ड बैग है। समझ गए ना मेरी बात? तो ये टर्म इस तरीके से याद हो गया सारा? किसके याद नहीं हुआ? पूछ लेता हूं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? बेटा वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कहां देखने को मिलेंगे? देखिए कि नहीं? बिना देखे था, याद हुआ? नहीं, तू बैठ, अभी तू पीछे, तू बता बेटा। वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर का मतलब है गिल्स और वेस्कुलराइज्ड बैग का मतलब है लंग्स। बहुत सही, हाँ बेटा, हाँ। ट्रैकियल का मतलब, हाँ ट्रैकियल होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। देखो अब इंसेक्टा में पूरे में देखने को मिल जाएगा, पर ऑर्थोपोडा में पूरे में देखने को नहीं मिलेगा। जो एक्वेटिक ऑर्थोपोड होते हैं उनमें और भी टाइप की चीजें होती हैं, जैसे ग्रीन ग्लैंड, एंटेनरी ग्लैंड, याद आया? हाँ, तो वो तो एक अलग चीज होगी, उसके मतलब नहीं है। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, कॉकरोच का दे रखा है, इंसेक्टा, इंसेक्टा में कॉकरोच, वो तुम्हारे सिलेबस में। हाँ कुछ कह रहे थे, याद? हाँ कुछ कह रहे थे तुम क्या? नहीं तो बैठो, ठीक है। तो दो तीन चीजें याद रखनी है अगर तुमसे पूछा जाएगा वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर क्या है और वेस्कुलराइज बैग क्या है, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन में अंतर क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में अंतर क्या होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात? और ट्रैकियल रेस्पिरेशन में अंतर क्या होता है, और कौन सा रह गया? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन में। तो क्वेश्चन आएगा ब्रैंकियल, ट्रैकियल, पल्मोनरी और क्यूटेनियस। क्वेश्चन आएगा वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर और वेस्कुलराइज बैग, बस यही कंफ्यूजन वाली 4-5 चीजें हैं, इनको ध्यान रखना है। कोई डाउट? अब चालू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो एनसीईआरटी ने, हाँ देखो जहां क्यूटिकल का इन्वॉल्वमेंट है उसको क्यूटिकल बोलो, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक लास्ट लाइन देखो पैरा के अंदर स्किन को अलग ही कर दिया है, ठीक है, क्योंकि स्किन क्या चाहिए? देखो स्किन में अगर क्यूटिकल का प्रेजेंस है तो स्किन अलग होती है, क्यूटिकल अलग होती है, स्ट्रक्चर देखोगे अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो क्यूटिकल हर जगह नहीं होती,
क्यूटिकल कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं नहीं होती। जहां क्यूटिकल का इन्वॉल्वमेंट होगा उसके लिए स्पेशल टर्म यूज करोगे, क्यूटेनियस। समझ रहे हो? जहां क्यूटिकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नॉर्मल स्किन है, तो आप इसके लिए क्यूटेनियस टर्म यूज नहीं करोगे, मतलब और स्पेसिफाई करके रखते हो। तो अब मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन को फॉलो किया है इस बार, ठीक है? बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन को ही दिमाग में रखो। स्किन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो स्किन से यूज कर रहे हो। स्किन में भी स्पेशली क्यूटिकल की बात कर रहे हैं तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टर्म यूज कर रहे हो, ठीक है? बना सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर, इसलिए क्योंकि बहुत इतनी बारीकी से कोई नहीं ध्यान देता, एक एक चीज को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे इस बार, ठीक है? अच्छा, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो एनसीईआरटी में देखो डायग्राम दे रखा है, एक तो डायग्राम दे रखा है वोकल कॉर्ड के नीचे का, पर वोकल कॉर्ड के ऊपर का उन्होंने थ्योरी में दे रखा है, डायग्राम नहीं दे रखा, ठीक है? नॉस्ट्रिल से थ्योरी में दे रखा है, पैरा पढ़ोगे थ्योरी मिल जाएगी, अभी मत पढ़ना, कल पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? तो मैं इन दोनों ही बातों को डायग्राम में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, ठीक है? तो जो बच्चे पिछली बार बना चुके हैं वो ना बनाए, बाद बाकी बच्चे एक मिनट देख ले। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूं तो दो पार्ट में डिवाइड किया है पूरे सिस्टम को, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन वो होती है जो आपकी एयर को कंडक्ट करती है, कहां लेकर जाती है? रेस्पिरेटरी जोन के अंदर लेके जाती है, उस जोन के अंदर लेके जाती है, उस जगह लेके जाती है जहां पर एयर का क्या कर रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है, उसको रेस्पिरेटरी जोन बोलेंगे। जहां एयर का डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है उसको हम कंडक्टिंग जोन बोलेंगे, ठीक है? तो अब हाँ, कुछ करें क्या? अब कंडक्टिंग जोन की बात कर रहा हूं, देखो कंडक्टिंग जोन की बात करते हैं तो थोड़ा सा डायग्राम चाहो बना सकते हो। ठीक है, तो ये पता है आपको अंदर भी एक होल होता है, और अगर ध्यान से देखोगे तो पूरा एक चैम्बर होता है, इसको नेजल चैम्बर बोलते हैं, ठीक है? ये नथुने होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ये नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर। यहां से एयर एंटर करेगी और यहां से एयर फेरिंग्स में जाएगी, ठीक है? अब आ जाओ, यहां से स्टार्ट करते हैं। इट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। नेजल चैम्बर लिखी दिया, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है? फेरिंग्स आप जानते ही हो, फेरिंग्स इज अ कॉमन स्पेस फॉर एयर एंड फूड, ठीक है? अब आगे जाके देखोगे तो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को बंद करने के लिए यहां पर एक हैंग करता हुआ कुछ दिखता है आपको, अगर माउथ खोल के देखोगे ये दिखेगा आपको, क्या बोलते हैं इसको? यू वुला। जब भी माउथ खोलोगे हैंग करेगा, जब भी आप कुछ चीज निगलते हो तो यही इंटरनल नॉस्ट्रिल को बंद कर लेता है, ठीक है? जिससे कोई भी चीज आपकी नाक में ना जाए, पर कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो चली जाती है, उससे मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता इसका, ठीक है? और ऐसे ही एक स्ट्रक्चर आपको यहां भी देखने को नहीं मिलता पर होता है अंदर, जो ग्लॉटिस को कवर करता है, अगेन एपिग्लॉटिस, ठीक है? यहां दो आपको ट्यूब देखने को मिल रही है, एक तो रेस्पिरेटरी ट्यूब देखने को मिल रही है, पीछे ईसोफेगस है, यहां पर होता है साउंड बॉक्स, लैरिंग्स, जिसको क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स। इसमें लगभग 9 कार्टिलेज होते हैं, 9 कार्टिलेज। बस इतना ही बहुत है, साउंड बॉक्स होता है, 9 कार्टिलेज होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पूरी ट्रैकिया है जो अगले डायग्राम में मैं दिखा दूंगा, और ट्रैकिया कहीं कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए, तो यहां सी शेप कार्टिलेज लगे होते हैं, आगे तक होते हैं, बताता हूं उनको। अब यहां दो ओपनिंग दिख रही होंगी आपको, एक तो ये दिख रही है, और इसको ढकने के लिए एक ये दिख रहा है, और इधर खाने की नली भी दिख रही है आपको, उसकी भी ओपनिंग है एक। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान रखना। इस जो एयर पाइप की ओपनिंग है जिससे एयर जा रही है, क्या बोलेंगे इसको? ग्लॉटिस, ग्लॉटिस। और फूड पाइप की जो ओपनिंग है जहां से खाना जाएगा, ईसोफेगस।
अरे सॉरी, ईसोफेगस फूड पाइप है, गलेट, गलेट, ठीक है। ये ट्रैकिया हो गई, यहां ये दिख रही है, ये ट्रैकिया। तो ये वाली नली क्या हो गई, ईसोफेगस है फूड पाइप, ईसोफेगस फूड पाइप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये ग्लॉटिस को कवर करने के लिए ऊपर क्या लगा हुआ है, एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस बेसिक स्ट्रक्चर है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कराते थे और रेस्पिरेटरी में स्टार्टिंग के पैरा में थोड़ा दे रखा है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसको एक बार ड्रॉ कर लो तो दिमाग में रहेगा, ठीक है। लिख लिया तुमने, ऐसे बैठेगी तो नींद आ जाएगी तुझे, लिख, थोड़ा सा लिख, ठीक है। लिखो, तुम एकदम सुस्त मत बैठो, लिखो एकदम, ठीक है। थोड़ा लिखा करो, डायग्राम बना लिया करो, ठीक है। अब बैच एकदम व्यवस्थित हो गया, 3-4 दिन में बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा, और जैसे तुम्हें मॉड्यूल वॉड्यूल सब मिल जाएंगे ना, तो सब कुछ सिस्टम एकदम सही हो जाएगा। फिर लोग, टीचर तुमसे थोड़ा पूछना उछना चालू करेंगे ढंग से, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, ये बाहर के नथुनों को बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, अंदर नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर इंटरनल नॉस्ट्रिल की हेल्प से कॉमन स्पेस में खुलता है, फेरिंग्स। नीचे 2 ट्यूब दे रखे हैं, एक एयर पाइप, एक फूड पाइप। एयर पाइप की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, और फूड पाइप की ओपनिंग को क्या बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है ना, बिल्कुल। चलो, अरे ये किस क्लास में था, 11th में ही बेटा, 12th में ना, हाँ। 11th वाला पार्ट तो स्ट्रॉन्ग कर लियो, बहुत बढ़िया। 11th वाला पार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग कर लियो, 12th वाला तो उससे स्ट्रॉन्ग करवा दिया जाएगा, प्रेशर, समझ रहे हो, तो बोर्ड का प्रेशर और समझ टीचर का प्रेशर वो स्ट्रॉन्ग करा देगा। अक्टूबर तक हम कोशिश करेंगे 11th खत्म कर दें, ठीक है। 12th थोड़ा छोटा होता है, तो नवंबर दिसंबर, ठीक है, हार्डली जनवरी तक 12th खत्म कर लो। फिर 12th थोड़ा अलग तरीके से खत्म होता है प्रेशर की वजह से, फिर टट के रिवीजन कर लो 12th का, और 12th का एग्जाम देके फिर एक बार 11th का रिवीजन मार लो, इसी साल निकल लो। ये तरीका है, मतलब 12th के बच्चे ये करते हैं। अगर 12th के संग, अरे भाई 12th के संग निकालना है तो सबसे बढ़िया तरीका यही है। हाँ ये सही है, हो गया, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। पर ये जोश तुम्हारा जो अभी है ना, वो थोड़ा बरकरार रखना है उसको, ठीक है, कम मत होने देना। अभी पहला पहला टेस्ट पागलपन की तरह देना, ठीक है, दूसरा उससे ज्यादा पागलपन की तरह, ठीक है। अब सारे टेस्ट लिख लेना पूरी, अब मिल जाएगी पूरी सीट तुम्हें, टेस्ट में गड़बड़ मत करना बस। 5-6 टेस्ट तो बहुत जरूरी है, उसमें बहुत अच्छा मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, लिख लिया सारा। तो ये क्या हो गया, बाहर के एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये कहां खुलते हैं, नेजल चैम्बर, चैम्बर कहां खुलता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल, जो कहां खुलता है, फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज या रास्ता है, एयर के लिए भी है और फूड के लिए भी है, ठीक है। जो एयर पाइप है उसको ट्रैकिया बोलते हैं, फूड पाइप है, खाने की नली है, उसको ईसोफेगस बोलते हैं, समझ रहे ना बेटा, ठीक है, ईसोफेगस बोलते हैं। तू कोशिश किया थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे बैठने की, ठीक है, दिखता भी रहे मुझे भी है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, क्लियर है बिल्कुल। एयर पाइप की जो ओपनिंग है उसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं, फूड पाइप की जो ओपनिंग है उसको, अच्छा 12th वाले बच्चे कितने हैं, 12th वाले जैसे वो है, इसके अलावा 2 ही हैं, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ग्लॉटिस और गलिट, क्लियर है बिल्कुल। अब एपीग्लॉटिस, वो तो याद रहेगा, ग्लॉटिस की कवरिंग को ढकने वाला एपीग्लॉटिस है। जब भी आप खाने को निगलते हो तो जो यूवुल्ला है वो तो उसको बंद कर लेता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल को, और एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर लेता है। अब एक ही ट्रैक बचा खाने के लिए, कहां से, यहां से, तो वो सीधा खाने की नली, मतलब ईसोफेगस में ही एंटर कर सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है फूड के लिए, समझ पा रहे हो। तो फूड इसलिए सीधा ईसोफेगस में एंटर करता है। यहां तक कोई डाउट किसी को, बेसिक क्लियर है ना। चलो, अब आगे का एनसीईआरटी का पार्ट, एनसीईआरटी ने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, थोड़ा सा। अच्छा, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्या हो गया,
इतना ही है। स्लाइड तो पूरी दी थी मैंने। चलो। हैं? अरे नहीं नहीं, स्लाइड तो मैंने बना के दी है ना पूरी आगे की। कुछ तो गड़बड़ है। चलो कोई नहीं, पहले इसको करता हूँ कंप्लीट। क्या? हाँ ये हो सकता है। नहीं नहीं, है वो हैंग कर गया था। हाँ यार, अभी से हैंग करेगा। चलो ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं, समझने की थोड़ी कोशिश करना। अगर हम बात करते हैं तो लैरिंग्स तो समझ में आ ही गया था तुम्हें। मान लो लैरिंग्स है, यहां से इसोफेगस चालू हो जाती है। सॉरी, इसोफेग क्या बोल रहा हूं, ट्रैकिया चालू हो जाती है। तो सही है, ठीक है। ठीक है। एनसीईआरटी ने यहां पर एक एपिग्लोटिस को दिखाने की कोशिश की है। बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले तो थोड़ा बना दिया है। T5। ठीक है। ठीक है। अब 3 पार्ट दिख रहे होंगे इसके अंदर, साफ साफ है ना। अब ठीक है। अब देखो ध्यान से देखोगे, यहां थोड़ा बड़ा लंग्स दिख रहा है, थोड़ा कंपेरेटिव छोटा लंग्स दिख रहा होगा ना। हाँ, एक चीज और दिखा सकते हो, मस्कुलर डायफ्राम।
अब ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब सीधी सी बात है, यहां हार्ट होता है, सबको पता है, ये दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है। हार्ट की वजह से एक थोड़ा नॉच टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, कार्डियक नॉच। इतना डायग्राम ड्रॉ करो सारे के सारे पहले तो। एनसीईआरटी में एक चीज जो दिखाने की कोशिश की है उन्होंने, यहां पर छोटे छोटे रिप्स के कट एंड दिखा दिए हैं। कट एंड का मतलब है अगर आप थोरैक्स को कट करते हो जिसके अंदर लंग्स होते हैं, तो आपको रिप्स के कटे हुए एंड दिखेंगे। यहां पर आपको अंदर देखना तो काटना पड़ेगा ना बीच में से, कटे हुए एंड दिखेंगे, कट एंड ऑफ रिप्स। बाई चांस पूछ सकता है, पूछे नहीं है अभी तक क्वेश्चन इससे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, करें स्टार्ट? हाँ कर लो कर लो कर लो। बॉटनी के 3 लेक्चर हो चुके हैं ना? 5 हो चुके हैं? नहीं तो लास्ट से सर ने रिवीजन स्टार्ट कराया था या पूरा मतलब आगे बढ़ाया था? स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। अब शायद नहीं करेंगे, अब तो मुझे लग रहा है तो कंटिन्यू, क्योंकि बच्चे सारे आ चुके थे ना जब उन्होंने किया था। हाँ ठीक है, अब चालू हो जाएगा सभी का प्रॉपर। 2 तारीख को जितना टेस्ट तुम्हारा आना है उतना तो आएगा ही, पूरी प्रॉपर प्लानिंग मिल जाएगी कब कौन सा टेस्ट होना है। जो एनसीईआरटी में है, जो मैंने नोट्सों में लिखाया है, सब कुछ आएगा। एनिमल किंगडम थोड़ा ना पढ़ाया अभी, ठीक। अभी जो एनसीईआरटी में है और मैंने लिखा है उतना ही आएगा। एनसीईआरटी बेस्ड बनेगा पेपर सारा का सारा है। 720 का तो अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि उतना टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। अभी शॉर्ट टेस्ट बनेगा, ठीक है। 720 वाला बनेगा जब पूरे एक चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, 1 या 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे हर किसी टीचर के, तो जो फुल लेंथ टेस्ट होगा वो 720 का होगा, ठीक है। पहले छोटे वाले टेस्ट होंगे फिर बड़े टेस्ट होंगे, ठीक है। हाँ बेटा अब यहां जाओ, एपिग्लोटिस समझ में आ रहा है, कोई डाउट है नहीं? लैरिंग्स में कोई डाउट है नहीं? ट्रैकिया समझ में आ रही है, स्ट्रेट ट्यूब होती है, ठीक है। अब कहानी यहां से चालू होती है कि ट्रैकिया आगे जाके ध्यान से देखो 2 पार्ट में बाइफरकेट हो रही है, 2 भागों में विभाजित हो रही है। अगर आगे ट्रैकिया है तो पीछे मेरी रीढ़ की हड्डी होगी, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी में आप जानते हो 7 तो होते हैं गर्दन में सर्वाइकल के पॉइंट, मतलब सर्वाइकल की हड्डियां 7 सर्वाइकल होती हैं, जानते हो ना गर्दन के अंदर। किसी कोई डाउट इसके अंदर? पीछे बेटा हाथ उठाओ। हाँ हाँ, वहां जैसे अगर इस बॉडी को यहां से कट किया जाए तो बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो रिब्स कटे हुए दिखेंगे ना पीछे साइड में इस तरीके से, कट एंड ऑफ रिब्स, ठीक है। वही है, एक टीएस दी है ना, ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। तो हाँ बेटा तू मुझे बताता जियो, 12th वालों से पूछ रहा हूं मैं दोनों, समझ गए ना? एकदम क्रिस्टल क्लियर जो ना हो तुम कहोगे तभी आगे बढ़ेंगे, भूल जाओ सारे इतने सारे बैठे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा, ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो आगे तो ट्रैकिया है, पीछे रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी में 7 सर्वाइकल होते हैं, फिर थोरेसिक चालू हो जाते हैं 12। तो अगर मैं इसके पीछे यहां वर्टिकल कॉलम बनाता हूं, ठीक इसके पीछे यहां वर्टिकल कॉलम बनाता हूं ना, तो यहां पर 7 तो सर्वाइकल के कॉलम मिलेंगे इस तरीके से, आप समझ रहे हो ना? 7 सर्वाइकल में मान लो 7 ही है। फिर यहां पर थोरेसिक के चालू हो जाएंगे T1 T2 T3, समझ रहे हो? T4 और यहां होगा T5। तो T5 रीजन जो होगा ना रीढ़ की हड्डी का, इसके सामने से देखोगे ना यहां करके, तो ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो T5 मैंने इसलिए रखा है, ये T5 बता रहा है कि 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। आप समझ पा रहे हो ना? ये राइट लंग्स दिख रहा होगा आपको, राइट लिख देता हूं, यहां लेफ्ट लंग्स दिख रहा होगा, लेफ्ट लिख देता हूं। यहां तक कोई डाउट? तो T1 T2 T3 T4, T कितने होते हैं टोटल? एक मिनट छींक आ रही है, आने दो। हाँ T5, T कितने होते हैं थोरेसिक? 12 भाई, 24 रिब्स होती हैं, पसलियां, ठीक है। 12 इधर होती हैं, 12 इधर होती हैं। जो 12 इधर वाली हैं वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ेंगी आकर के, 12 इधर वाली हैं वो भी रीढ़ की हड्डी से जुड़ेंगे। तो रीढ़ की हड्डी जो थोरेसिक वाली होती है वो 12 होती हैं, समझ रहे हो? जिसमें 5वें नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रे होती है, आप समझ, 5वें नंबर की T5 बोलेंगे, उसके सामने देखोगे तो ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो T5 एनसीईआरटी ने देखा, T5 क्या है?
T5 जहां से ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, और इनको क्या बोलते हैं? ब्रोनकाई या ब्रोनकस भी बोल सकते हो, ब्रोनकाई। क्या बोलोगे इनको? ब्रोनकाई, ब्रोनकाई, दोनों ही ब्रोनकाई है। T5 क्या है? ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोनकाई एट फिफ्थ thoracic वर्टिब्रा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, ये राइट लंग्स है, ठीक है। राइट लंग्स में आपको सिर्फ ट्रांसफर्स एक भाग दिख रहा है जो लंग्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो राइट लंग्स के अंदर टोटल कितने पार्ट दिख रहे हैं आपको? एक, दो, तीन। लेफ्ट में कितने दिख रहे हैं? एक, दो। यहां पर तीन पार्ट है तो दो सेप्टम होंगे, इसको ट्रांसफर सेप्टम बोलेंगे या फिशर भी बोल सकते हो, ठीक है। ट्रांसफर सेप्टम या फिशर। फिशर बोल दो या सेप्टम बोल दो, ठीक है। सेप्टम या एंड फिशर। ट्रांसफर सेप्टम या फिशर कुछ ही बोल सकते हो, इसको ऑब्लिक बोलेंगे। तिरछा दिखना है ना आपको? ऑब्लिक, फिशर। अरे ट्रांसवर्स कर दो, ट्रांसफर लिख दिया मैंने, जो बोल रहा था वही लिख दिया। ट्रांसवर्स कर दो, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसफर सेप्टम या फिशर। ऑब्लिक मतलब होता है तिरछा, फिशर या सेप्टम कुछ भी लिख सकते हो। ऑब्लिक समझते हो ना? ऑब्लिक तिरछा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां ऑब्लिक दिख रहा है आपको, यहां ऑब्लिक दिख रहा है आपको, यहां ट्रांसफर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहां आप लगाओगे ऑब्लिक, फिशर। फिशर बोलो या सेप्टम बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, नीचे आपको रेड कलर का कुछ दिख रहा है? डायफ्राम। अच्छा, ये कट एंड ऑफ रिफ्ट लिख सकते हो। अब दो चीज समझ में आ गई कि ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, ठीक है। लेफ्ट और राइट ब्रोनकाई, समझ रहे हो? T5 रीजन से डिवाइड हो रही है, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ट्रैकिया इतना ही नहीं, इतना ही है ये ब्रोनकाई। अब ब्रोनकाई के अंदर भी डिवीजन होते हैं, पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे पेड़ की ब्रांच होती है ना, ठीक है भाई। नीचे थोड़ा बड़ा होगा और ऊपर जाके ब्रांच का डायमीटर छोटा होता जाएगा लीफ तक, ऐसे अंदर पूरा का पूरा डायमीटर छोटा छोटा होता चला जाएगा इसका, ठीक है। प्राइम जैसे ब्रोनकाई की बात करते हैं, तीन ब्रांच होती हैं, प्राइमरी ब्रोनकाई, सेकेंडरी ब्रोनकाई, टर्शरी ब्रोनकाई। फिर और छोटी ब्रांच आती है इसकी, ब्रोनक्यूल, इनिशियल ब्रोनक्यूल, टर्मिनल ब्रोनक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल। तब जाकर के लीफ आते हैं प्लांट में, तो यहां पर एल्वियोलर सैक आते हैं जिनमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, एल्वियोलाई। ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर अंदर को जो हम अलग से डिस्कस करेंगे। मतलब अभी तो ये देखो, यहां पर तीन पार्ट दिख रहे हैं, यहां दो पार्ट दिख रहे हैं। राइट लंग्स में तीन लोब होते हैं, ठीक है। अगर मैं लोब्स की बात करता हूं, राइट लंग्स, राइट लंग में कितने होंगे? 3 लोब। और ये क्या है? लेफ्ट लंग्स, कितने होंगे? 2 लोब्स होंगे। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं ना, ये छोटा होगा वो बड़ा होगा? नहीं, लोब्स दोनों जगह देखने को मिल रहे हैं, लोब्स दोनों जगह देखने को मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। ऑब्लिक फिशर दोनों जगह देखने को मिल रहे हैं, पर एक खास स्ट्रक्चर है ट्रांसवर्स फिशर, ओनली और ओनली लेफ्ट में देखने को, राइट में देखने को मिलेगा, लेफ्ट में नहीं। पर यहां एक नॉच दिख रही है आपको, नॉच जिसमें हार्ट फंसा हुआ है, क्या बोलेंगे इसको? कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच only present in लेफ्ट लंग। अच्छा, अगर आपसे कहते हैं ट्रांसफर फिशर ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स,
तो आपसे पूछा जाए कि राइट लंग का स्पेसिफिक फीचर क्या है, ट्रांसवर्स फिशर। लेफ्ट लंग्स का स्पेसिफिक फीचर क्या है, दोनों लंग्स के कॉमन फीचर क्या हैं, दो, लोब्स दोनों में मिलते हैं, ऑब्लिक फिशर दोनों में मिलते हैं। तुम समझ पा रहे हो ना, लोब्स दोनों में मिल रहे हैं और ऑब्लिक फिशर भी दोनों में मिल रहे हैं। कोई डाउट? कहां खोया है ये, मोबाइल वोबाइल चल रहा है क्या? तो अच्छा मीनिंग दिख रहा है, कोई नहीं, ठीक है। मुझसे पूछ लेना, जब सामने बैठे हैं तो बता देंगे। कहां तुम दिमाग लगा रहे हो फिर, ठीक है। दो, मैंने पूछने में झिझको मत, पूछ लो, ठीक है, मतलब कोई संकोच नहीं। यहां तो कोई डाउट, एकदम क्लियर है? इधर बेटा, आगे बढ़ जाए। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब एनसीईआरटी बोलती है अगर लंग्स की बात की जाए तो लंग्स एक कवरिंग के अंदर बंद है, समझ रहे हो? लंग्स के चारों तरफ दो लेयर हैं, क्योंकि लंग्स कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन, समझ रहे हो? और अंदर जो हार्ट है उसमें भी कंटिन्यू क्या चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। जब दो ऑर्गन में कंटिन्यू मूवमेंट होता है तो फ्रिक्शन होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, घर्षण जिसे कहते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो नेचर को दो काम करने थे, एक तो फ्रिक्शन को कम करना था, ठीक है, तो उन्होंने एक फ्लूइड बनाया, समझ रहे हो, और इन फ्लूइड को दो लेयर के बीच में भर दिया। जैसे हार्ट में भी दो लेयर होते हैं, पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम। लंग्स में भी दो लेयर होते हैं, पैराइटल और विसरल प्लूरा। पैराइटल मतलब होता है बाहर, विसरल मतलब होता है जो ऑर्गन से जुड़ी हुई है, कोई भी कहीं पर भी आ जाए, ठीक है। पैराइटल मतलब बाहर, विसरा मतलब विसरा से जुड़ी हुई है, ऑर्गन से जुड़ी हुई है। तो जो हार्ट से जुड़ी हुई है वो विसरल पेरिकार्डियम हो गई, और जो हार्ट के दूर है पैराइटल पेरिकार्डियम हो गई। नींद नहीं, ठीक है। ऐसी लंग से जो जुड़ी हुई है वो विसरल प्लूरा हो गई, लंग से दूर है वो पैराइटल प्लूरा हो गई। पैराइटल मतलब दूर, विसरल मतलब जुड़ी हुई है, समझ रहे हो ना? सुबह खा के आए हो कुछ, सच में? हाँ, तो खाने से थोड़ा सा सही रहता है, नहीं खाओगे तो नींद भी आ जाएगी, ज्यादा खा लोगे तो भी नींद आ जाएगी। तो डिपेंड करता है, ठीक, इतना खा लो कि हाँ काम बन जाए। नहीं तो जो ब्रेक होता है ना, उस ब्रेक में टिफिन खोल के थोड़ा खा लिया करो, रख लाया करो कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा भी रखना, ठीक है। तो मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो अब यहां जो लंग्स हैं वो एक लेयर से कवर्ड है, मैं लेयर यहां नहीं बना रहा हूं, आगे बनाऊंगा, जगह यहां नहीं है, ठीक है। ठीक है, इनको प्लूरल लेयर बोलते हैं, प्लूरल लेयर। एक अंदर वाली एक बाहर वाली, प्लूरल लेयर। इसको अलग डायग्राम में दिखाते हैं, प्लूरल लेयर को यहां ना बना करके यहां, कवरिंग ऑफ लंग्स, कवरिंग ऑफ लंग्स। कल थोड़ा पूछूंगा मैं, ठीक है, आते ही मैं सब रिवीजन मैं नहीं कराऊंगा, रिवीजन तुमसे पूछूंगा, ठीक है। रोज रिवीजन तुम बताओगे, मतलब तुम करोगे, तुमसे पूछा करूंगा, ये ध्यान रखना कल से। कवरिंग ऑफ लंग्स की बात करते हैं, और एनसीईआरटी मैं कराऊंगा, डिस्कशन तुम करोगे। मान लो ये लंग्स है, ठीक है, इसमें दो लेयर दिख रहे होंगे आपको, एक बाहर लेयर दिख रही है, एक अंदर लेयर दिख रही है, और दोनों ही लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, क्या बोलेंगे इसको? पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। और दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। बस याद क्या रखना है आपको, क्वेश्चन पूछेगा आउटर और इनर। पैराइटल आउटर है और ये इनर है, ठीक है, यही होती है कवरिंग।
कवरिंग ऑफ लंग्स, और दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड है। और फ्लूइड का मेन पर्पस क्या होता है, क्या काम करता है प्लूरल फ्लूइड? भाई दो कांच की स्लाइड लो, उनके बीच में फ्लूइड डाल दो, दूसरी स्लाइड रख दो, उसके ऊपर चिपक जाएंगे बिल्कुल। तो दोनों लेयर को आपस में, समझ रहे हो, चिपकाता भी है, यानी सेपरेशन से रोकता है। पहला काम ये करेगा ही करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, प्लूरल मेम्ब्रेन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन फ्रॉम अदर ऑर्गन। अदर ऑर्गन में क्या आ गया, यहां पर हार्ट आ गया, तो फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करने का काम करता है ये प्लूरल फ्लूइड। यहां तक समझ में आया? तो दो बात समझ में आ गई कि कवरिंग क्या होती है, जो लंग्स को कवर करके रखें। दो लेयर हैं, जो बाहर वाली होगी पैराइटल, अंदर वाली होगी विसरल, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच में फ्लूइड है जो दोनों मेम्ब्रेन को आपस में सटा के भी रखता है, और दो और अदर ऑर्गन से फ्रिक्शन को रिड्यूस भी करता है, कम भी करता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ जाए दोनों बच्चे, पक्का? हाँ चलो, कल पूछेंगे तब पता चलेगा। बढ़े आगे? हाँ कर लो, खींचो फटाफट। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। ट्री का मतलब है लंग्स में वो किस तरीके से जा रहा है, समझ लो। ट्रैकिया, ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोनकाई, फिर ब्रोनकियोल, ठीक है, फिर एल्वियोलाई, ये पूरा ट्री आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे लंग्स एक एयर टाइट चैम्बर में होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर को बनाने के लिए वेंटर साइड पर क्या होता है, डोर्सल साइड पर क्या होता है, लेटरल साइड पर क्या होता है, यहां के आपका पूरा अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक की एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग चालू करेंगे। कवरिंग तो लेयर होती है, फ्लूइड तो अंदर भरा होता है ना। ठीक है, ठीक है, करें आगे, हो गया ना? चलो इसको कंप्लीट करो फटाफट। ये लाइन जरूर लिखो, इस पर क्वेश्चन आएगा, इस पर क्वेश्चन आएगा। अच्छा, रेस्पिरेटरी ट्री। अगर ट्री की बात की जाए तो अभी बताया ना भाई, ट्रैकिया का डायमीटर सबसे अधिक होता है। ट्रैकिया के बाद अब जितने भी डिवीजन बनेंगे उनके डायमीटर क्या होते जाएंगे, कम। ट्रैकिया अगर ज्यादा है तो इसके बाद डायमीटर और कम हो जाएगा, और आगे बढ़ोगे डायमीटर, ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया था इसलिए मैं डायमीटर वाली बात कर रहा हूं। हाँ, और कम हो जाएगा, और बढ़ोगे डायमीटर और कम, और बढ़ोगे डायमीटर, तो ऐसे धीरे धीरे डायमीटर क्या होता है, कम होता जा रहा है। ठीक है, और ब्रांच बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जो ट्रैकिया तो समझ में आ ही रही है। ट्रैकिया क्या आएगी, प्राइमरी ब्रोनकाई, प्राइमरी या ब्रोनकस, फिर क्या आएगी, सेकेंडरी ब्रोनकाई, सेकेंडरी, फिर क्या आएगी आगे, टर्शरी। तो ब्रोनकाई बेटा तीन हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और फिर चालू होते हैं ब्रोनकियोल। ठीक है, सबसे पहले आएंगे इनिशियल ब्रोनकियोल, क्या आएंगे, इनिशियल ब्रोनकियोल। अब इनिशियल ब्रोनकियोल के बाद चालू होते हैं, समझना, थोड़ा गैप कर दे रहा हूं मैं, से याद रहे। फिर चालू होंगे टर्मिनल ब्रोनकियोल, और टर्मिनल ब्रोनकियोल के बाद क्या आएंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोनकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोनकियोल से क्या लगे होंगे, एल्विलर सैक, जो किसके मिलने से बनते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। आई, आई या नहीं आई, आई। तो ये हो गए आपके टर्मिनल ब्रोनक्यूल। फिर क्या हो गए आपके रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल, और फाइनली ये क्या दिख रहा है आपको, एल्विलर सैक।
और ये सिंगल स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, नंबर 1 2 3 4 5 6 8 तक हो सकते हैं, एल्वियोलाई। इट इज अ यूनिट ऑफ लंग्स। approximately 300 million alveoli प्रेजेंट होते हैं इन बोथ लंग्स। इतना थोड़ा समझो, हो गया? यहां तक कोई डाउट? अभी कुछ नहीं है। लंग्स के अंदर जाओगे तो इस तरीके से नेटवर्क देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है? तो ट्रैकिया के बाद जो पहला पहला ब्रांच बनता है प्राइमरी ब्रोंकाई, दूसरा ब्रांच बनता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल चालू होते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये गैप दिखा दिया है मैंने, पर होता नहीं है, समझ गए ना मेरी बात? सब जुड़े हुए हैं, ठीक है? क्योंकि मैं यहां दिखाना चाह रहा हूं कि यहां से यहां तक जो जोन दिख रही है येलो कलर की ना, कंडक्टिंग जोन है। हाँ बेटा, हाँ बोल। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, इनिशियल ब्रोंकियोल, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था, समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ, यहां हम दिखाना चाह रहे हैं ये हाइलिन कार्टिलेज, इसलिए गैप किया। हाइलिन कार्टिलेज ट्रैकिया में भी होंगे, हाइलिन कार्टिलेज प्राइमरी ब्रोंकाई में भी होंगे, यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे, और यहां तक होंगे। कंडक्टिंग जोन में आगे वाले बनाऊंगा, इसमें नहीं, ठीक है? यहां तक आपके ये हाइलिन कार्टिलेज एक्चुअल में प्रेजेंट होंगे, ये। इसके बाद हाइलिन कार्टिलेज नहीं होते, ठीक है? यानी अगर नीचे की जोन में देखोगे व्हाइट कलर से दिखा रखा है, वहां कोई हाइलिन कार्टिलेज नहीं है। ऊपर हाइलिन कार्टिलेज है जो सी शेप होते हैं, ठीक है? अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये हाइलिन कार्टिलेज है, सी शेप होते हैं, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, बिल्कुल सही। ये समझाऊंगा अभी। जिस बच्चे ने बोला डॉर्सली इनकम्प्लीट क्या होता है, ये समझाऊंगा आपको अभी। ड्रॉ करो उसको फटाफट। हो गया? हाँ, टीवी से इतना तो फायदा है कि आप लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, CARTILAGE। डॉर्सली इनकम्प्लीट क्या होता है? इनकम्प्लीट समझाऊंगा उसको, DORSALL बाय, डॉर्सली इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्या है समझाऊंगा अभी, यहां समझाते हैं इसको। देखो, मान लो एक तो ट्रेकिया होती है, आप जानते ही हो, एक ईसोफेगस होती है उसके बीच चिपकी हुई, ठीक है? अगर ट्रेकिया एक पाइप ही तो है, जैसे एक थैली लो, ठीक है, या बोतल ही ले लो, पर
एयर आनी जानी चाहिए उसमें, ठीक है। जब तेजी से एयर निकालोगे और लोगे ना तो पिचक सकती है वो एयर से, समझ रहे हो ना मेरी बात। अरे पॉलिथीन में हवा भरते हो, तो ऐसे हो सकता है ये ट्रैक भी ऐसा हो जाए, समझ रहे हो ना। तो नेचर ने कहा कि कोलैप्स ना कर जाए, तो नेचर ने सी शेप कार्टिलेज बनाए जिसकी कोलैप्सिंग को रोकने के लिए। पर नेचर ने सी शेप कार्टिलेज सी शेप ही बना पाई, क्यों? क्योंकि पीछे क्या चिपकी हुई थी? ईसोफेगस। और ईसोफेगस नहीं होती तो पूरा ओ शेप होते, सर्किल में होते, पर सर्किल नहीं बन पाए, सी शेप रह गए। आगे वाले पार्ट को हम वेंट्रल बोलते हैं और पीछे वाले पार्ट को डोर्सल। तो आपसे पूछा जाए ये कार्टिलेज इनकम्प्लीट कहां से है, डोर्सल है वेंट्रल है? डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट है, वेंट्रल साइड से तो कंप्लीट है, पर डोर्सल साइड से अधूरे हैं, क्यों? क्योंकि पीछे ईसोफेगस प्रेजेंट है। कोई डाउट? फिर से बोलो। देखो आगे तो ये हमारी कौन सी है, ट्रैकिया, सांस की नली। पीछे क्या है, खाने की नली। दोनों नली आपस में चिपकी हुई है, ठीक है। दोनों नली आपस में एकदम अटैच है, एकदम, ठीक है। तो अगर सी शेप हालिन कार्टिलेज होगी तो सी शेप हालिन कार्टिलेज पूरी सर्किल में तो होगी नहीं, क्योंकि क्यों? क्योंकि पीछे क्या लगी हुई है, ईसोफेगस। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। तो यहां से यहां तक ही तो होगी, समझ रहे हो। तो आगे जहां हमारा माउथ होता है वो वेंट्रल साइड होती है, अपोजिट वाला पार्ट डोर्सल साइड होती है, ऑलवेज ऐसे समझो। ये हमारा क्या होता है, आगे वाला एंटीरियर, नीचे वाला क्या हो गया, पोस्टीरियर। जहां माउथ है वो वेंट्रल साइड, उसका अपोजिट क्या है, डोर्सल साइड। समझ गए ना। तो अगर मैं कहूं कि सी शेप हालिन कार्टिलेज कंप्लीट कहां से है, आगे वेंट्रल से, पीछे तक नहीं जा पाएगी क्योंकि पीछे इसोफेगस लगी हुई, वो इसोफेगस लगी हुई है, तो इनकम्प्लीट कहां से हो गई। इसीलिए लिखते हैं डोर्सल इनकम्प्लीट होती है, वेंट्रली कंप्लीट होती है। समझ गए ना मेरी बात। तो ये क्लियर हो गया। तो डोर्सल वेंट्रल से याद रखना, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन का मतलब है वो, हाँ बेटा, हाँ हाँ, देखो ये तो एल्वुलर सैक है पूरा, ये सैक हो गया। अब सैक किनके मिलने से ना, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इन छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोलाई बोलते हैं। इनके करीब 6 से 8 तक छोटे छोटे बैग मिलकर के सैक बनाते हैं, और एक बैग को हम एल्वियोलाई बोलते हैं। यूनिट ऑफ लंग्स, लगभग 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं दोनों लंग्स के अंदर, लगभग। क्योंकि समझ, ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करते हैं, किसी के अंदर ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं, पर स्टैंडर्ड वैल्यू 300 याद रखना है आपको, 300 मिलियन। जो पहाड़ों पर रहते हैं, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, जो पहाड़ों पे इसलिए बोला क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं, चढ़ने के लिए उनको लंग्स यूज करने पड़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ना है उतरना है, ठीक है। तो उनका लंग्स का यूटिलाइजेशन ज्यादा है, इसलिए उनके अंदर नंबर ऑफ एल्वुलाई ज्यादा हो सकते हैं। पहली बात, वो स्मोकिंग नहीं करते, इसके मतलब उनके सेप्टम डैमेज नहीं होते। स्मोकर्स के सेप्टम डैमेज हो जाते हैं तो नंबर ऑफ एल्वुलाई कम हो जाते हैं उनके अंदर, ठीक है। यही अंतर है बस, ठीक है। वैसे तो अगर हमारे जो एल्वुलाई हमारे अंदर भी हैं, इनका जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है, एक टेनिस कोर्ट के बराबर। पर क्या तुम्हें लगता है तुम अपना पूरा लंग्स को यूटिलाइज करते हो? तुम 1 मीटर स्क्वायर भी यूज नहीं करते, 100 तो छोड़ो, ठीक है। जब तुम कार्डियो करो, रेस किया करो, समझ रहे हो ना, खूब डट के एक्सरसाइज किया करो, तो थोड़ा सा ये धीरे धीरे बढ़ेगी। या कुछ लोग वो करते हैं अनुलोम विलोम टाइप, सांस लेते हैं फिर रोक लेते हैं, फिर अंदर धीरे धीरे प्रेशर पड़ता है एल्वुलाई के ऊपर, एल्वुलाई खुलते हैं, वो यूटिलाइजेशन बढ़ता है, इससे वो लंग्स की अपने टाइडल वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। एक कॉम्पिटिशन देख रहा था, कौन सा चलता है, वो पानी के अंदर बैठ करके वो कुछ आसन टाइप कर रहे थे, बहुत देर तक रोकनी है सांस को पानी के अंदर बैठ करके। तो जो ज्यादा टाइम तक रोक पाएगा वो वही रोक पाएगा जो अपने लंग्स का मैक्सिमम एरिया यूटिलाइज करने की प्रैक्टिस कर लेता है। अरे कुछ नहीं करते हैं, सांस रोक करके बैठ जाते हैं। तो जितनी देर बैठ पा रहे हो यानी उतना ही आप लंग्स के एल्वुलाई पर प्रेशर डाल रहे हो खोलने के लिए, उनका उतना ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो प्रैक्टिस से आता है, तुम मत कर लेना एकदम, ठीक है। चलो आओ। हाँ नहीं मालूम पड़ा कि सर आपने कहा था। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी जोन को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब समझना कहां से कहां तक क्या है। अब डायग्राम नहीं बना रहे हैं, लिख रहे हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएगी, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या आएगी जरा बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंका है, प्राइमरी ब्रोंका है,
फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। जरा बताओ फिर क्या आएगा? ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल कितने आएंगे? अगेन 3। इनिशियल, फिर टर्मिनल, फिर रेस्पिरेटरी। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी, ब्रोंक्यूल। ये तीनों के। अब क्या आएगा? एल्वुलर सैक, जो किसमें खुलेंगे? एल्वुलाई। ये तो स्ट्रक्चर क्लियर है ही। इस स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है? ट्रैकिया से लेकर के टर्मिनल, जहां से रेस्पिरेटरी टर्म यूज हो गया वहां से रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट हो जाएगी। जहां से रेस्पिरेटरी टर्म आ गया वहां से रेस्पिरेटरी जोन भी चालू हो जाएगी। समझ रहे हो? तो रेस्पिरेटरी जोन कहां से चालू होती है? जहां से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल चालू होते हैं, ठीक है? और रिमेनिंग को तो आप बोलोगे कंडक्टिंग जोन। ये 2 चीज समझ में आई है नहीं आई? ठीक है। अब कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन क्यों बोल रहे हो? रेस्पिरेटरी जोन को रेस्पिरेटरी जोन क्यों बोल रहे हो? कंडक्टिंग जोन इसलिए बोल रहे हो क्योंकि यहां से एयर का डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। मतलब इसके अंदर से एयर जाएगी तो डिफ्यूज नहीं होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि इसके जो एपिथेलियल टिश्यू है काफी थिक है, क्योंकि टिश्यू वाला पार्ट हटा दिया है तो अब तो इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर एपिथेलियल टिश्यू काफी थिक होते हैं कंडक्टिंग जोन के अंदर। तो कंडक्टिंग जोन की अगर बात की जाए यहां से यहां तक, रेस्पिरेटरी जोन यहां से यहां तक, ठीक है? तो यहां पर जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे सिंपल होंगे, यानी सिंगल लेयर वाले। सिंपल और कंपाउंड, सिंपल का मतलब है एक लेयर, कंपाउंड का मतलब है मल्टी लेयर। तो एक लेयर वाले होंगे, सिलिएटेड होंगे, और कॉलम शेप होंगे, कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। जबकि अगर मैं यहां की बात करता हूं, ठीक है, रेस्पिरेटरी जोन, तो यहां जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे कैसे होंगे? सिंपल होंगे, ठीक है, स्क्वेमस होंगे। एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें इसको, तो इस तरीके से होते हैं कुछ। कॉलम शेप होंगे, और एक खास टाइप के ग्लैंड्स होते हैं इनके पास, म्यूकस को रिलीज करने वाले ग्लैंड्स, गोबलेट सेल, समझते हो ना? हाँ, जो म्यूकस रिलीज करना जानते हैं। और दूसरी खास बात है इनके पास सीलिया होते हैं। सीलिया भी है इनके पास, गोबलेट सेल भी है इनके पास, जो म्यूकस को निकाल लेते हैं, और कॉलम शेप है, ठीक है? जबकि यहां देखोगे, यहां ना तो म्यूकस को रिलीज करने वाले सेल है इनके पास, और चपटे हैं बिल्कुल फ्लैटेंड, समझना सीलिया है। तो यहां से एयर का डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो जाता है, यहां से एयर का डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसीलिए इस वाली जोन को रेस्पिरेटरी जोन बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत पतले एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, स्क्वेमस होते हैं, सिंपल स्क्वेमस, आसानी से एयर का डिफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी जोन बोल रहे हैं। यहां से एयर का डिफ्यूजन नहीं होगा, साथ में सिलिएटेड काफी थिक एपिथेलियल टिश्यू है, कॉल्यूमनार,
जिनमें म्यूकस को रिलीज करने वाले गोबलेट सेल लगे होते हैं, सीलिया लगे होते हैं। सीलिया हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, ओनली सिंगल डायरेक्शन में, इनर टू आउटर, इनर टू आउटर, अंदर से बाहर की तरफ। समझ रहे हो? हमेशा सीलिया अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे और हर चीज को अंदर से बाहर की तरफ, ट्रैकिया की तरफ लेकर के जाएंगे। तभी कभी कभी गले में खरखराहट होती है, नहीं फिर थूक देते हैं, मतलब कोई चीज ऊपर आ रही है और यहां पर इरिटेट कर रही है, तब तुम उसको सक करते हो और निकाल देते हो। अरे तुम समझ रहे हो क्या? हाँ, उस सीलिया की वजह से। तो दो बातें समझ में आ गई कि कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन क्यों बोल रहे हैं। डिफ्यूजन नहीं हो रहा भाई, वो सिर्फ एयर को कंडक्ट कर सकती है, उसका संवहन कर सकती है, उसका ट्रांसपोर्ट कर सकती है, इसलिए कंडक्टिंग जोन है। रेस्पिरेटरी जोन को रेस्पिरेटरी जोन बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां से एयर का डिफ्यूजन संभव है, एयर डिफ्यूज कर सकती है, क्योंकि थिन एपिथेलियल टिश्यू है, बहुत पतले हैं, आसानी से डिफ्यूजन हो सकता है। कोई डाउट? एकदम क्लियर है? एकदम ना? चलो, दो बातें क्लियर हो गई। अभी मैंने बताया था कि इनिशियल ब्रोंकियोल तक सी शेप हाइलिन कार्टिलेज मिलते हैं, तो ये सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, डॉर्सली इनकम्प्लीट होते हैं, तो यहां चाहो यहीं ऐड कर लो, ठीक है, डायग्राम में तो मैंने ऐड कर दिया है। कहां से कहां तक होते हैं? प्रेजेंट इन ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल, ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल, यहां तक ही मिलते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल में नहीं होते, टर्मिनल ब्रोंकियोल के अंदर ये नहीं होते। डायग्राम में लिखाई दिया, बनाई दिया है मैंने, तो याद रहेगा ही, ठीक है, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। यहां सिर्फ मैंने कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन को दिखाने की कोशिश की है, आपके सामने है। अब बात आती है फंक्शन क्या है कंडक्टिंग जोन के। तो कंडक्टिंग जोन के एनसीईआरटी की फंक्शन लिखे हैं मैंने, 4 फंक्शन ध्यान रखना। एक तो कंडक्शन ऑफ एयर, कंडक्टिंग जोन यहां से चालू नहीं होती, वो नॉस्ट्रिल से चालू हो जाती है, ठीक है, कंडक्टिंग जोन नॉस्ट्रिल से चालू हो जाती है, लिख देते हैं। और डायग्राम के अंदर सिर्फ ट्रैकिया से दिखाते हैं, इसलिए एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से चालू हो जाती है, ठीक है, कंडक्टिंग जोन, फिर क्या आ जाएगी? ट्रैकिया, फिर क्या आ जाएगी? यहां से यहां तक स्पेशल देखोगे कॉल्यूमनार सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है। आप समझ रहे हो? इस पूरी जोन के अंदर कॉल्यूमनार सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है, जिसमें म्यूकस भी है, सीलिया भी है। सीलिया मूव कर रहे हैं कंटिन्यू यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर। कोई डाउट? समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी यहां से डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। यानी एक काम तो क्या करेगी? कंडक्शन ऑफ एयर करेगी। दूसरा काम क्या करेगी? म्यूकस की वजह से जो एयर जाती है इस जोन से, उसके अंदर आर्द्रता या नमी मिक्स हो जाएगी, ह्यूमिडिफाई हो जाएगी। तीसरा काम क्या होगा इसके अंदर? सीलिया जो भी एयर जा रही अंदर जा रही है ना, उसमें मूव करके उसको ट्रैप कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल को या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो लंग्स में जाएगा, सीलिया ट्रैप करेंगे, यानी उस एयर को फॉरेन पार्टिकल से साफ करने का काम करेंगे, क्लीन करने का काम करेंगे, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने, कंडक्शन ऑफ एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू रेस्पिरेटरी जोन, क्लियर कंडक्टिंग जोन फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर यानी आर्द्रता उसमें मिक्स कर देंगे। और जैसे तुम यहां पर हाई टेम्परेचर में 50 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हो, इतनी हाई टेम्परेचर वाली एयर अगर आपके लंग्स में जाएगी तो ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी। और ब्लड में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर इतना हाई टेम्परेचर वहां तक पहुंच गया तो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी। प्रोटीन डीनेचर होगी तो एंजाइम काम नहीं करेगा, एंजाइम काम नहीं करेगा तो बॉडी से CO2 बाहर नहीं आएगी, इंसान CO2 की वजह से मर जाएगा। समझ रहे हो ना? तो नेचर ने पहले ही दिमाग लगाया, उन्होंने कहा एक काम करो, बाहर का टेम्परेचर कम भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा एक कम वाली एयर अगर ब्लड में चली गई तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो उसको बचाने का एक ही तरीका है, कंडक्टिंग जोन बना दो। इस पूरे कंडक्टिंग जोन में जब एयर जाती है, ठंडी एयर जाएगी तो गर्म हो जाएगी, गर्म एयर जाएगी तो ठंडी हो जाएगी। नहीं समझ में आया? वो धीरे धीरे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगी, यानी कंडक्टिंग जोन, ठीक है, कंडक्टिंग एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करती है। ऐसा लग रहा है लोरी सुना रहा है कोई, है ना? ऐसा लग रहा है क्या?
पहली क्लास है भाई, ठीक है। अग्नि से तुझसे ही पूछूंगा, तू सो ले, तू आज कितना सोएगा, समझे क्या? लोरी सुना रहा हूं, चलो ठीक है। तो ये चारों फंक्शन समझ में आया नहीं आए? लास्ट में रेस्पिरेटरी जोन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, फिनिश। गोबलेट सेल म्यूकस निकालते हैं, ये म्यूकस लिख देता हूं मैं, बिल्कुल सही है। जो मैं बोल रहा हूं ना ह्यूमिडिफिकेशन, आर्द्रता, कहां से आई ये आर्द्रता? ये आर्द्रता इस म्यूकस से आई, म्यूकस निकल रहा ना यहां से, ये आर्द्रता देगा। धीरे धीरे म्यूकस की लेयर होती है, और इस म्यूकस की लेयर से जब एयर मूव करती है तो उसमें आर्द्रता आ जाती है। ये कितना भी ड्राई, बैग कैसे पैक कर रहे हो, टाइम है भी 45 तक था ना, तो यही रुकेंगे, इसको कोई टेंशन मत करो, ठीक है। तो जैसे एयर्स के ऊपर से जाएगी ना, अब बिल्कुल टाइम टू टाइम चलेंगे, ठीक है। आज मैं 15 मिनट लेट था, ठीक है। 8:15 से टाइम होता है ना, 8 से नहीं 8:15 से होगा भाई, 8 से इसलिए होता है 15 मिनट बच्चों के एडजस्टमेंट के लिए, 1.5 घंटे के है ना, कितने कितने घंटे का है, सारे हैं सारे सारे। अगर 1 घंटे 45 मिनट से तो 8 बजे से है, अगर पहला ही 1 घंटे 45 मिनट से है तो 8:15 से है, फिर दूसरा, अच्छा चेंज हो गया है टाइम फिर से, ठीक है। हाँ, अब चिंता मत करो, घर ले रहा हूँ बस, उसने फाइनल कर दिया है पीछे ही, ठीक है। अब वो कह रहा है पेंट टेंट करा के देंगे 1 तारीख को, नहीं आया? हाँ तो फिर पीछे ही होंगे, तुरंत कूद के इधर आ जाएंगे, ये बहुत दूर से आ रहे हैं इसलिए झंझट, फंस जाता है मामला। बोलिए तो, वहीं आ जाए, आ जाओ, वो घुसने नहीं देगा, होटल वाला भी बिठा रखे 2-3 उसने डंडे लेके। यहां तक कोई डाउट? चलो एक, हाँ टेम्परेचर, जैसे ये तो समझ में आ रहा नमी वाला, ठीक है। अगर तू लद्दाख चला जाए, बाहर का टेम्परेचर माइनस में है, और वो ठंडी एयर तेरे लंग्स में चली जाए तो क्या होगा? मतलब लंग से सीधे ब्लड में चली जाए, सीधी ब्लड में चली जाए, जम नहीं जाओगे, ठीक है। या ठंडी में भी तू अंदर से हवा निकालता है तो कैसी निकलती है? गर्म निकलती है ना। यानी कंडक्टिंग जोन उस एयर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देती है, सिंपल सी बात, समझ रहे हो ना? हाँ, क्योंकि ठंडी हवा अगर ब्लड में चली जाएगी तो काम करना बंद कर देगा एंजाइम, और गर्म हवा अंदर चली जाएगी तो भी काम करना बंद कर देगा वो एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ब्लड में एक एंजाइम होता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो अंदर ब्लड में एयर जाए उससे पहले उसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करना जरूरी है, वो काम करती है कंडक्टिंग जोन, समझे? यहां तक कोई डाउट? एल्वलाई का डायग्राम तुम ड्रॉ करके लाओगे, मैंने बना दिया है, ठीक है। ये इतना वाला, इसको मैं समझाऊंगा अगली क्लास में। क्वेश्चन है, पुराने बच्चों से पूछ चुका था मैं, नए बच्चे देख लेना इनको। व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तीसरा, ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। अगला बताओ। ये पुराने क्वेश्चन थे, अब नए क्वेश्चन में ऐड करूंगा कल, ठीक है, कल पूछूंगा। द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, क्या बोलेंगे इसको? रेस्पायरेशन, ठीक है। जरा बताओ, बहुत सही, नेक्स्ट बताओ। आज तो तुम गीत गा लो, कल मैं पूछूंगा, कल मैं पूछूंगा, कोई नहीं, क्योंकि भीड़ में क्या होता है ना, एक बोल रहा दूसरा हाँ हो गया, ठीक है, उसने आवाज कर दी, हो गया जो है, ठीक है, वो आज कर लो, कोई नहीं। यहां बताओ क्या बोलोगे? ऑल ऑफ दी, क्योंकि रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, वेंटिलेशन, ये भी रेस्पिरेशन के ही पार्ट हैं। हाँ, इसमें बताओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन? इनकरेक्ट बताओ। अच्छा, डायरेक्टली ब्रेक डाउन, डी ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही। चलो बताओ, क्लिकर कितनों को मिल गया? क्लिकर कितनों को मिल गया, हाथ उठाओ। अच्छा मिल गया,
कितने रह गए, कितने रह गए, रह गए अभी तो, तब भी हाथ इतने सारे उठ रहे थे, रह गए ना अभी। चलो फिर क्लिकर दिलवाते हैं, फिर मैं वाला यूज करूंगा। ठीक है, जरा बताओ। सी, हाँ, इंस्पिरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीदिंग, गलत है, सी आ जाएगा। जरा बताओ। लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्ज, ट्रैकिया, गिल्स, बुक लंग्स नहीं आएगा बेटा, बुक लंग्स यहाँ आर्थ्रोपोड्स में होते हैं, यहां कहां दे रखा है बुक लंग्स? अरे मॉड्यूल नहीं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मॉड्यूल में थोड़ा सा ज्यादा देंगे, हाँ, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालेंगे, एनसीईआरटी एनसीईआरटी फॉलो करवाएंगे, एक आध क्वेश्चन होंगे ऐसे मत, इसमें एक क्वेश्चन दिया है, बनाओ ना, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज तो मैं भी लिखा देता हूं ना। एक्वेटिक, एक्वेटिक, एक्वेटिक दोनों में आ गया। स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर आर यूज्ड बाय, स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर, बैग नहीं पूछे हैं, बैग पूछता तो लंग्स, स्ट्रक्चर पूछे तो गिल्स, और एक्वेटिक के केस में गिल्स यूज होंगे, यानी क्या आ जाएगा? बहुत सही, बस इतना ही है। ठीक है, तो तय रखते हैं, कल से क्लास धीरे धीरे और इंटरेक्टिव बनाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा होंगे, कल जो पुराने बच्चे हैं उनकी स्पीड अब कल देखेंगे। ठीक है, कल क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं, नहीं लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा 15 से 20 क्वेश्चन हर लेक्चर में हो उस करंट टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, 15 से 20 फटाफट स्पीड कर लेना, फिर डीबीपी लगा लेना, और कुछ क्वेश्चन मैं एडिशनल करने के लिए अलग से दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, इतना करते जाओ साथ साथ, तो अपने आप चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी। एनसीईआरटी कल सब लेके आ रहे हैं, हाँ ठीक है, नया वाला अभी पुराना ले आओ, अभी पुराना ले आओ, आगे नया ले लेना। हाँ, क्वेश्चन नोट्स में ना इसे करने के लिए, ठीक है, जो नहीं आ रहा क्वेश्चन, क्यों नहीं आ रहा, तो उसको एक बार नोट, कोई कंसेप्ट नोट कर लो नोट्स के अंदर, जो नहीं आता उसको क्या लिख रहे हो। ठीक है।